बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितने भी बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश से रिलेटेड नॉलेज रखने की ख्वाहिशमंद है, उन सब के लिए इसकी अफादियत अपनी जगह पे है। क्योंकि पहले मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि कोई लैंग्वेज जो होती है एक ही दिन में मार्ज़ वजूद या ओरिजिनेशन में नहीं आती। उसके के लिए कई मराहिल से और कई स्टेजेस से होकर और कई फेजेस से गुज़रना पड़ता है। तो आज का टॉपिक उसी से रिलेटेड है। और आज का टॉपिक जो है बहुत सारे जो है इंग्लिश के उस कमियों को और उस ड्रॉबैक्स को या उस शॉर्टकमिंग्स को और उस जो है तमाम ऐसे रूम्स को या स्पेस रूम्स को जो बहुत सारे यूट्यूबर ने और दूसरे लोगों ने जो है क्रिएट किए हुए हैं ताकि लोगों को एम्बिग्विटी दे। तो उस एम्बिग्विटी की क्लैरिफिकेशन के लिए ये टॉपिक मैंने बनाया हुआ है और आप लोग जो है उससे फिर मुस्तफ़ीद भी होंगे। तो आज के टॉपिक पर जाने से पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और वो कौन सी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और वो भी मिडल इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड में, और या फिर इसको इस तरह भी कह सकते हैं एंग्लो नॉर्मन इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड जो 11th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक था। और ये उसकी पार्ट 1 है। और उसके पार्ट 2 में कई सारे चेंजेस और कई सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताऊंगा। ये तो पार्ट 1 में उसकी जो है बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाती है कि कैसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स और हिस्टोरिकल बेसिस पे इसकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और इन द मिडल इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड के उसकी क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री और स्पेसिफाइड उसके सेकंड पीरियड से मुराद मिडल इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड में या एंग्लो नॉर्मन इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड जिसको कहा जाता है, जो 11th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक जारी रहा। और ये उसकी पार्ट 1 है। और पार्ट 2 में जो है हम आपको उसके जो है साइलेंट फीचर और चेंजेस बताएंगे कि कैसे जो आजकल की जो लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज में कौन सी डिफ्रेंसिएशन थी और क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है हमें जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ा। तो आज के टॉपिक पर जाने से पहले आप लोग को बताता चलूँ कि आज का टॉपिक जो है हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए, चाहे वो इंग्लिश के साथ कोई ख्वाहिश या एस्पायरेशन रखता है या डॉक्यूमेंट्री या जो है डिग्री लेना चाहता है उसमें, या उसमें जो है इंग्लिश में आगे जाना चाहता है, तो उन सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं इंट्रोडक्शन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द मिडल इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज उसके मिडल इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड में, और ये उसकी पार्ट 1 होगी। या इसको इसी तरह टाइटल से भी जाहिर कर सकते हैं, एंग्लो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड 11th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी। अब इस पीरियड के दौरान जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो स्क्रीन पे आप लोग मुलाहिजा कर रहे हैं तो ये पीरियड जो था एंग्लो नॉर्मन पीरियड था। पहले इससे पहले वाला जो पीरियड था वो एंग्लो सेक्सन था और ये एंग्लो नॉर्मल है। तो वो एंगल और सेक्सन दो ट्राइब्स थे। और ये जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे एंगल और नॉर्मन है। और नॉर्मन में एंगल्स और नॉर्मल ट्राइब्स जो है ये कौन है, ये बेसिकली फ्रांस या नॉर्दर्न फ्रांस से उसका ताल्लुक है। और आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे मुलाहिजा कर रहे हैं, द एंग्लो नॉर्मन पीरियड रेफर्स to the time when the Norman, originally from the region of Normandy in the northern France, conquered England in 1066 and established a new ruling class that spoke a variant of Old French known as Norman French। जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीन पे देख लिया, तो ये बेसिकली ये जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है ये उस टाइम को कहते हैं जब नॉर्मन लोग जो थे इंग्लैंड पे इन्वेड उन्होंने किया था, हमला और हुए थे। और यहाँ पे एंग्लो सेक्सन और उसकी जो हुक्मरानी थी उसको जो है नेस्तो नाबूद किया था। और ये वो कहाँ से ये लोग आ चुके थे, उनकी ओरिजिनेशन कहाँ से थी, ये नॉर्मेंडी पीपल थे। और ये कहाँ से आ चुके थे, फ्रांस के नॉर्दर्न साइड से। और उन्होंने इंग्लैंड को 1066 में 11th सेंचुरी में उसको जो है क्या किया था, कॉन्क्वेयर किया था, उसको फतह किया था। और फिर उन्होंने एक रूलिंग
क्लास की हैसियत से, यहाँ हैसियत से यानी जन्म लिया था। और ये लोग ओल्ड फ्रेंच के नाम से या ओल्ड पीपल ऑफ फ्रेंच लोग थे, जिसको नॉर्मन फ्रेंच भी कहा जाता था। अब द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ड्यूरिंग द एंग्लो नॉर्मन पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट चेंजेस in the linguistic landscape of England, including the influence of Norman फ्रेंच ऑन इंग्लिश। तो यहाँ पर ये लोग यानी एंग्लो नॉर्मन या फ्रेंच लोगों के यहाँ पर यानी नॉर्मन से मुराद बेसिकली फ्रेंच लोग होते हैं। तो ये नॉर्मन यानी नॉर्मन से मुराद नॉर्मेंडी पीपल होते हैं, और नॉर्मेंडी से ये नॉर्दर्न फ्रांस क्या है। यानी नॉर्मन लफ्ज़ जब भी आप लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में आप लोग सुनते हैं तो इससे मुराद फ्रेंच पीपल होते हैं। तो फ्रेंच पीपल ने इन्होंने यानी ये सेकेंड पीरियड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को जो है यानी अपने नाम करने के लिए उन्होंने एंग्लो सेक्सन पे और कहाँ पे इन द यानी ऑन द प्लेस ऑफ या ऑन द प्लेस ऑफ इंग्लैंड पे उन्होंने इन्वाइट किया था, यानी उन्हें हमला किया था और यहाँ पे अपनी सब कुछ जो है यानी उन्होंने यानी यहाँ पे कायम की थी। अब ये तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अब आप लोग देखेंगे कि नॉर्मन नंबर 2 यानी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड के इन नॉर्मन लोगों की कॉन्क्वेस्ट की वजह से फिर क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऐसी हुई जो हम यानी आप लोगों को या दूसरे लोगों को जो है यहाँ पे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद इंग्लैंड में नज़र आने लगे। यानी आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड इन 1066 द नॉर्मन नोबेलिटी, तो नॉर्मन के जितने भी शुरफा थे यानी उमरा थे या बड़े बड़े लोग थे या नोबेलिटीज़ थे या बड़े बड़े यानी शरीफ अकाबरीन थे, इंक्लूडिंग जिसमें सबसे पहले किसका नाम आता है, विलियम का नाम आता है। और ये कौन है, द कॉन्क्वरर, जो यानी फाते था यानी यही इन्वेडर था और इसने जो है फौज ला के खड़ी करती थी। ब्रॉड देयर ओन लैंग्वेज, ये अपने साथ अपनी ज़बान भी ले आए और वो ज़बान कौन सी थी, नॉर्मन फ्रेंच यानी फ्रांसीसियों की, और फ्रांसीसियों में भी नॉर्मन डायलेक्ट या उनकी नॉर्मल यानी जो आप लोग उसके यानी फ्रेंच तो थी लेकिन उसमें फ्रांसीसियों में भी नॉर्मल यानी नॉर्मन एक्सेंट थी। और ये लोग इंग्लैंड टू इंग्लैंड आए और नॉर्मन फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द रूलिंग इलीट, और ये वहाँ पे जो रूलिंग यानी हुक्मरान थे और इलीट क्लास यानी उमरा तबका था उनकी ज़बान फिर बन गई। एंड फ्रेंच स्पीकिंग नोबल्स ऑफ दी एंड्स, और इसके साथ साथ जितने भी शुरफा थे फ्रेंच स्पीकिंग वाले उनकी ज़बान बन गई। एंड ऑफिशियल, और उन सरकारी मुलाजमीन की हेल्ड पोजीशन ऑफ पावर जिसके पास ताकत की पोजीशन थी इन द इंग्लैंड कोर्ट, इंग्लैंड के कोर्ट में एंड गवर्नमेंट या गवर्नमेंट में। दिस लेड टू अ पीरियड ऑफ बाइलिंगुअलिज्म, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस पीरियड में बाइलिंगुअलिज्म था, यानी दो किस्म के लैंग्वेज जो थे यहाँ पे यानी आम यानी यूज़ में आ गए। वेयर बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच वर यूज इन द वेरियस डोमेन्स ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, रिलीजन एंड लिटरेचर। तो लिटरेचर में, रिलीजन में, लॉ में और एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी जो सोसाइटी के या किसी मुआशरे के बड़े रुकन होते हैं कि रिलीजियन स्कूल ऑफ थॉट, लॉ या कानून का स्कूल ऑफ थॉट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लिटरेचर, तो उस यानी उसमें ये दो ज़बानों की फिर यानी क्या थी, राज थी। एक फ्रेंच लैंग्वेज थी और दूसरी क्या थी, इंग्लिश लैंग्वेज थी। लेकिन इंग्लिश यहाँ पे एक और भी हिडन कॉन्सेप्ट आप लोग को देता हूँ, यानी इंग्लिश यहाँ पे यानी कम लोगों की ज़बान थी, यानी मतलब है लोअर क्लास की ज़बान थी। और फ्रेंच और ये जो थी यानी किसकी ज़बान थी, यहाँ पे इलीट क्लास, रूलिंग क्लास, ऑफिशियल एंड नोबल्स की ज़बान थी। इसी वजह से काफ़ी सारे लोग फ्रेंच को जो है तरजीह देने लगे, इंग्लिश भी साथ साथ, क्योंकि यहाँ पर बाइलिंगुअलिज्म था। बाइलिंगुअलिज्म लिटरेरी टर्म है जिसको आप लोग कह सकते हैं कि दो लैंग्वेज का एट अ टाइम राइज होना। ये एंग्लो नॉर्मन पीरियड के कॉन्क्वेस्ट की हम बात करें कि यहाँ पर जो नॉर्मन ने कॉन्क्वेस्ट किया उसके बाद जो है ये सिचुएशन रही। अब ये तो सेकंड यानी टाइटल था। अब थर्ड टाइटल को देखें कि यंग यानी यहाँ पे फ्रेंच लोग जब आ गए यानी नॉर्मन पीपल, नॉर्मेंडी पीपल आ गए तो उनका इन्फ्लुएंस भी क्या रहा, यानी इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच ऑन इंग्लिश। तो इंग्लिश पर ये तीसरे नंबर पे आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे कि इनका इन्फ्लुएंस भी क्या रहा, यानी ड्यूरिंग द एंग्लो नॉर्मन पीरियड द इंग्लिश लैंग्वेज वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय यानी नॉर्मन फ्रेंच। नॉर्मन फ्रेंच से काफ़ी जो है उसने जो है इन्फ्लुएंस या असर कबूल किया। मैनी फ्रेंच वर्ड वर अडॉप्टेड इनटू इंग्लिश स्पेशली इन द डोमेन्स ऑफ लॉ,
गवर्नमेंट एंड द आर्ट्स। ये लॉ, गवर्नमेंट और आर्ट्स या फंड्स के जो है या के मज़ामीन में यानी क्या हुआ, यानी इसके से साथ साथ यानी क्या हुआ, यानी आर्ट्स या लिटरेचर या उनके मज़ामीन में भी इसकी या फ़नूनियत में इस चीज़ ने, फ्रेंच वर्ड ने काफ़ी एडाप्टेशन इख्तियार की। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो इलीट क्लास, रूलिंग क्लास और जो यानी बड़े उमरा और नोबल्स लोग थे उनकी ज़बान फ्रेंच थी, तो इसी वजह से लोअर लोगों को भी उनकी यानी इमिटेशन करनी पड़ती है, नकल उतारनी पड़ती है। इसी वजह से इन चीज़ों में या इन डोमेन्स ऑफ सोसाइटी में भी फ्रेंच वर्ड्स काफ़ी सारे एडाप्ट हो गए। दिस पीरियड सा दी इंट्रोडक्शन ऑफ मेनी फ्रेंच डिराइव्ड वर्ड इनटू इंग्लिश, और इसी वजह से जैसा कि अमूमन आप लोग मुख्तलिफ टीचर और प्रोफेसर से सुनते हैं कि ये वर्ड जो है फ्रेंच डेरिवेशन रखता है, वो अखज़ किया है या लैटिन से अखज़ किया है, पार्टिकुलरली इन द रेलम्स ऑफ फैशन, यानी कौन कौन से मैदानों में, फैशन के मैदानों में, क्यूजीन के मैदानों में और सोशल हायरार्की के मैदानों में। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश एडॉप्टेड फ्रेंच वर्ड लाइक ड्यूक, नवाब को जो कहते हैं बैरन, चिविलरी, फ्यूडल एंड कोर्ट टू डिस्क्राइब द न्यू नार्मन नोबेलिटी एंड देयर इंस्टीट्यूशन। तो ये नार्मन के वर्ड्स थे जो इंग्लिश में जो है फिर अडॉप्ट करने लगे। अब ये तो यानी थर्ड नंबर पे था। फोर्थ नंबर पे आप लोग देखें चेंजेस इन द ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, कि कैसे उसके एक्सेंट में, जिस तरह अमूमन आप लोग सुनते हैं कि ब्रिटिश एक्सेंट है, अमेरिकन एक्सेंट है और ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट है, लेकिन अमूमन यहाँ पे ब्रिटिश और अमेरिकन को ज़्यादा फोकस किया जाता है और अमूमन ब्रिटिश को बहुत सारे लोग पाकिस्तान में और इंडिया और इस तरह जो है यूज़ करते हैं। बाकी कंट्रीज़ में अमेरिकन को भी यानी थोड़ा बहुत उसको वो किया जाता है, लेकिन यहाँ पे यानी जितने भी एशियन कंट्री है या साउथ एशियन है उसमें हमेशा ब्रिटिश को जो है यानी काफ़ी फॉलो किया जाता है क्योंकि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। अब फोर्थ नंबर पे आप लोग देखें चेंजेस इन द ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द एज ऑफ मिडल इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड है, तो एंग्लो नॉर्मन के पीरियड को हम पढ़ रहे हैं। एडिशनली यानी इसके साथ साथ द एंग्लो नॉर्मन पीरियड सा चेंजेस इन द ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इंग्लिश ड्यू टू फ्रेंच इन्फ्लुएंस। इंग्लिश ग्रामर बिकेम मोर सिंप्लीफाइड, यानी यहाँ पे क्योंकि इंग्लिश का जो ग्रामर था वो और भी, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन तब आती है जब उसके साथ अल्फाज की जो है इनरिचनेस हो, जब अल्फाज की फरावानी हो तो चीज़ जो है सिंप्लीफाई हो जाती है। अब इसकी मिसाल आप लोग इसी तरह भी ले सकते हैं, जिस बंदे के पास अल्फाज कम हो वो हमेशा शोइंग मैटर को ज़्यादा यूज़ करेगा, पेडांटिक नेचर को ज़्यादा यूज़ करेगा और ज़्यादा बड़े बड़े हैवी और बम्बास्टिक और साउंड वोकेबलरी को यूज़ करेगा। लेकिन जिसके साथ इन्हीं जितनी इल्म की फरावानी होगी, ज़्यादा अल्फाज होंगे, वो उतना ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ करेगा। तो यही मैं आप लोग को पहचान देता हूँ कि इंग्लिश ग्रामर बिकेम मोर सिंप्लीफाइड, जब अल्फाज वोकैब ज़्यादा हो गए थे तो तब जाके ये सिंप्लीफाई हुआ विद द लॉस ऑफ मेनी इन्फ्लेक्शन, कहीं ऐसे डेंट पेंट वाले अल्फाज के यानी को जाने से, जिस तरह हम पहले पढ़ चुके थे, एंड द एडाप्टेशन ऑफ मोर फिक्स वर्ड ऑर्डर, और बहुत सारे वर्ड की ऐसी फिक्स ऑर्डर थी कि इसके बगैर आप उसको प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते, विच वॉज क्लोजर टू फ्रेंच, जो फ्रेंच के नज़दीक था। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश आल्सो चेंज, वो भी चेंज हो गया फ्रेंच के यानी इन्वेजन से, विद द एडाप्टेशन ऑफ सम फ्रेंच फोनेटिक्स फीचर सच एज द यूज ऑफ नेजलाइज वॉल्स, यानी जिस तरह वावल्स को आप लोग कहते हैं यानी वावल्स नहीं होते, वाल्स होते हैं, तो उसमें नेजलाइज वाल्स वो होते हैं जो एन यानी जो आप लोग नाक के अंदर उसकी आवाज़ को पुकारते हैं उसको नेजलाइज वाल्स कहा जाता है। ये तो फोर्थ पार्ट था। अब यानी फिफ्थ पार्ट को देखें, इंग्लिश बिकम्स द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नॉर्मन पीपल, क्योंकि अब जो था यानी बहुत सारे लोगों को इंग्लिश की समझ आनी शुरू हो गई थी, इंग्लिश सिंप्लीफाई हो रही थी और इसी वजह से तो फ्रेंच के ज़्यादा लोगों को यानी इंग्लिश के लोगों से कम्युनिकेशन करने के लिए, और यहाँ पे जो है इंग्लैंड में बहुत सारे पहले से भी मौजूद थे, तो उन्होंने एज ए कॉमन लैंग्वेज के तौर पर जो है इंग्लिश बिकम्स कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नॉर्मन पीपल। कैसे? जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, डिस्पाइट द इन्फ्लुएंस ऑफ द नॉर्मन फ्रेंच, इंग्लिश कंट्रीब्यूटेड टू बी स्पोकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो नॉर्मन पीरियड के दौरान यानी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो थी आबादी, वो इंग्लिश को जो है तरजीह देने लगे, कॉमन लैंग्वेज बन गई। इंग्लिश रिमेन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल, आम लोगों की ज़बान। मैं पहले बता चुका था कि ये लोअर क्लास की ज़बान थी,
आम लोगों की ज़बान थी, इसी वजह से ये आम लोगों की ज़बान फिर बन गई। इट कंटिन्यू टू एवॉल्व, यानी उसने इर्तिका के अमल को जारी रखा, एवोल्यूशन एंड डेवलप अलॉन्ग साइड फ्रेंच, और फ्रेंच के साथ साथ अपनी डेवलपमेंट को जारी रखा। देयर वर आल्सो एफर्ट्स बाय द इंग्लिश स्पीकिंग स्कॉलर, यानी इंग्लिश के जितने स्पीकिंग स्कॉलर्स थे उन्होंने टू स्टैंडर्डाइज, ताकि उसको मयारी बनाए, एंड प्रिजर्व और बरकरार रख सके द इंग्लिश लैंग्वेज ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान, एज एविडेंस बाय द वर्ड्स like the Peterborough Chronicle, as Old English Chronicle that was adopted with the entries in the in Middle English language ड्यूरिंग द एंग्लो नॉर्मन पीरियड। जो इसकी जो है इन्हीं एडाप्टेशन से बहुत सारे इंग्लिश स्कॉलर ने कोशिश की कि इसकी अपनी हैसियत जो है वो बरकरार रहे। तो ये तो चंद चीज़ें थी जो कंसाइज फॉर्म में आप लोग के सामने, यानी मैंने एंग्लो नॉर्मन पीरियड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को रखा या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द मिडल इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड, उसको आप लोग के सामने रखा। अब उसकी कंक्लूजन को आप लोग देखें कि कंक्लूजन में फिर क्या है। द एंग्लो नॉर्मन पीरियड लास्टेड फॉर सेवरल सेंचुरीज, कई 11th to 15th सेंचुरी तक जारी रही। ड्यूरिंग दिस टाइम इंग्लिश ग्रेजुअली री एमर्ज एज ए डोमिनेंट लैंग्वेज इन द इंग्लैंड, इंग्लिश यहाँ पे दोबारा री एमर्ज, दोबारा पैदा होने लगी एक डोमिनेंट गालिब लैंग्वेज की हैसियत से। और द ब्लेंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड नॉर्मन फ्रेंच इवेंचुअली, ब्लेंडिंग से मुराद ये है कि इंग्लिश और नॉर्मन फ्रेंच जो थी उसका जो मिक्सचर यानी मिलाप या अमेज़ा या मुरक्कब जो था, इवेंचुअली लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मिडल इंग्लिश। और इसी के बाइलिंगुअलिज्म ने क्या किया, इंग्लिश लैंग्वेज के मिडल इंग्लिश लैंग्वेज को तकवीत दी, तरक्की दी, डेवलपमेंट दी, विच बिकेम द प्रिकर्सर टू द मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज। और फिर मॉडर्न इंग्लिश या जिसको रेनेसांस पीरियड कहते हैं उससे पहले उसके लिए एक नावीद सी बन गई। द नॉर्मन फ्रेंच इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश however left a lasting impact on the language, उन्होंने एक ऐसा हमेशा रहने वाला एक इम्पैक्ट छोड़ा फ्रेंच लोगों ने। with the thousand of French derived words still in use in the English today, आजकल के इंग्लिश के लैंग्वेज में आजकल भी इस्तेमाल होते हैं उनके वर्ड, एंड insignificantly shaped the linguistic history of England during this period। और इसी तरह जो लिंग्विस्टिक हिस्ट्री है यानी लैंग्वेज हिस्ट्री है उसको इसी चीज़ ने यानी फ्रेंच के शेप से जो है इन्होंने अपनी शेप बना ली या अपनी शक्ल इख्तियार की, जो आजकल हम इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते हैं। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह, यानी ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लोग उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और नीचे जो है हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर भी लिखा हुआ है, ये हमारा फेसबुक पेज का टाइटल है। यानी हमारी यूट्यूब चैनल और फेसबुक टाइटल जो है दोनों सेम है, यानी हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं और हमारे जो है चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोग उसको जो है लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।